Hello children, welcome to Sonia's classroom. This is your online teacher Sonia. आज के वीडियो के बाद आपकी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड पूरी खत्म हो जाएगी। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, मैं NCERT की बुक्स जो CBSE बोर्ड में चलती है उनसे फिलहाल 8th के इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ। आज मैं 8th क्लास की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर का 11th और लास्ट लेसन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगी और साथ ही इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेसन है। मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये लेसन हर क्लास में एक बार जरूर पढ़ाना चाहिए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की झलक दिखाई गई है और सेकेंड पार्ट में ये सिस्टम किस तरह से आगे के समय में फ्लरिश हुआ ये बताया गया है। आप लोगों को आसानी से ये लेसन समझ आए इसलिए मैंने पूरे लेसन का एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो कि मैं साथ साथ वीडियो में चलाती रहूंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी और आप वीडियो में पॉइंटर्स भी देखते जाइएगा। इंट्रोडक्शन। शुरुआत में उन ट्रैवलर्स के बारे में बताया गया है जिन्होंने अलग अलग समय में भारत दर्शन किया और सभी अपने दस्तावेजों में जिक्र करके गए हैं कि भारत अजूबों की धरती है। भारत की संस्कृति, धर्म, दर्शन, संपदा, कला, वास्तुकला और साथ ही शैक्षणिक पद्धतियों का परचम पूरे विश्व में फैला हुआ था। प्राचीन समय में भारत की शिक्षा प्रणाली को ज्ञान का वो स्रोत माना जाता था जो कि संस्कृति और मानवता के मूल्यों को प्रतिपादित करते थे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। ऋग्वेद के समय से ही हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य एक मानव का समग्र विकास था, आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर। बच्चों को अनुशासन, सत्य, कर्मठता और मानवता सिखाई जाती थी। सभी जीवों का सम्मान करना सिखाया जाता था, प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता था और मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखना सिखाया जाता था। वेदों और उपनिषदों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता था और एक स्वस्थ तन के साथ साथ स्वस्थ मन के विकास पर भी जोर दिया जाता था। हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें व्यावहारिक और प्राप्य ज्ञान ही सिखाती आई है, न कि किताबी जो जीवन की पूरक हो। सोर्सेस ऑफ एजुकेशन। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। आप लोगों ने आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में सुना ही होगा और चरक और सुश्रुत के बारे में भी। इन सभी के द्वारा संकलित और दिया गया ज्ञान भारत में गुरुकुलों में ज्ञान के स्रोत हुआ करते थे। शास्त्र और काव्य दोनों अलग अलग विधाओं के रूप में पढ़ाए जाते थे। शास्त्र वो जो सीखे जाने वाले विषय हैं और काव्य वो जो रचनात्मक और काल्पनिक साहित्य है। इतिहास, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, शिल्पशास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन और धनुर्विद्या, इन सभी विषयों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता था। शारीरिक शिक्षा पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता था जिसके लिए खेलकूद, व्यायाम, धनुर्विद्या और योग जैसी क्रियाएं करवाई जाती थी। गुरु और शिष्य साथ मिलकर शिक्षा के इन सभी आयामों को समझते थे और इनमें पारंगत होने का प्रयास करते थे। शिष्य ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है ये जांचने के लिए शास्त्रार्थ आयोजित किए जाते थे जिन्हें हम आज की तारीख में डिबेट कहते हैं। ये उस समय के एग्जाम्स होते थे। जो शिष्य ज्ञानोपार्जन के उच्च स्तर पर होते थे वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। साथ ही पीयर लर्निंग का सिस्टम भी प्रचलित था, यानी साथ में बैठकर पढ़ना, जिसे हम आजकल ग्रुप स्टडीज कहते हैं। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अ वे ऑफ लाइफ। प्राचीन भारत में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा पद्धतियां ही प्रचलन में थी। समसामयिक और देशी शिक्षा घरों में ही दी जाती थी, साथ ही मंदिरों, पाठशालाओं और गुरुकुलों में भी। गांव और मंदिर के लोग सभी बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहते थे। ये जीवन की शैली थी।
हमारे प्राचीन भारत में सभी की साझी जिम्मेदारी होती थी गांव के बच्चों को ज्ञान देने की। उच्च शिक्षा पाने के लिए बच्चे विहार और विश्वविद्यालयों में जाया करते थे। शिक्षण मुख्यतया मौखिक ही होता था और बच्चों को ध्यान और साधना द्वारा स्मरण कराया जाता था। गुरुकुल को आश्रम भी कहा जाता है और शिक्षा लेते समय बच्चे वहीं रहा करते थे, आज के बोर्डिंग स्कूल की तरह। ये आश्रम प्रकृति के बीच जंगलों में बने होते थे और ऋषियों के नाम पर इनके नाम होते थे। सैकड़ों शिष्य एक साथ इन गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करते थे। प्रारंभिक वैदिक युग से ही महिलाओं को भी शिक्षा ग्रहण का अधिकार था। कुछ मुख्य नाम हैं मैत्रेयी, विशंभरा, अपला, गार्गी और लोपामुद्रा। उस समय गुरु और शिष्य साथ ही रहते थे और एक दूसरे की दैनिक कार्यों में सहायता भी करते थे। मुख्य उद्देश्य समग्र ज्ञान और समग्र विकास होता था, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा जीवन भर एक अनुशासित और मर्यादित जीवन जीता था। बच्चा अनेकों वर्षों तक अपने घर से दूर रहता था, जब तक वो अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर लेता था। वो भले ही किसी भी विधा की शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, उसके आंतरिक आयामों को बेहतर बनाने पर सदा ध्यान दिया जाता था। अब पार्ट 2। प्राचीन समय में साधु और साध्वियों के ध्यान साधना और ज्ञानोपार्जन के लिए विहारों का निर्माण किया जाता था और इन विहारों के आसपास अन्य शिक्षण संस्थान विकसित हो गए जो विदेशों के विद्यार्थियों को भी आकर्षित करते थे। विहार्स एंड यूनिवर्सिटीज। जातक कथाओं, चीनी विद्वानों द्वारा लिखी गई किताबों और भी कई अन्य स्रोत बतलाते हैं कि राजा और समाज ज्ञान का प्रसार करने में सक्रिय भूमिका निभाते थे उस समय। इसी कारण कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए। इस समय में विकसित हुए कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी और जगद्दल में स्थित थे। ये विश्वविद्यालय इन विहारों के सानिध्य में विकसित हुए और जो विश्वविद्यालय बनारस, नवदीप और कांची में विकसित हुए, वे मंदिरों के सानिध्य में विकसित हुए और उस जगह के सामुदायिक केंद्र भी बने। ये संस्थान उच्च स्तर के विद्यार्थियों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखते थे। प्रदेश के राजाओं द्वारा भी समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते थे जिनमें इन सभी विहारों और विश्वविद्यालयों के विद्वानों को वाद परिवाद करने का मौका मिलता था। अगले भाग में प्राचीन समय के ऐसे 2 विश्वविद्यालयों के बारे में बताया जाएगा जिन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक केंद्रों के रूप में जाना जाता था और यूनेस्को ने भी इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तक्षशिला। प्राचीन समय में तक्षशिला एक महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्र हुआ करता था, जहां सदियों तक बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। ये लंबे समय तक देश विदेश के विद्यार्थियों को आकर्षित करता रहा, जब तक 5th सेंचुरी सीई में इसका विनाश नहीं कर दिया गया। यहाँ प्राचीन लिपियां, कानून, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, सैन्य शास्त्र और 18 कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। तक्षशिला अपने निपुण शिक्षकों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के कुछ विद्वान शिष्य थे। पहले पाणिनि, जो कि भाषा और व्याकरण के विशेषज्ञ थे। उन्होंने इसी विषय पर अष्टाध्यायी नामक पुस्तक भी लिखी। दूसरे जीवक, जो कि जाने माने चिकित्सक थे, और तीसरे चाणक्य, जो कि कौटिल्य नाम से भी जाने जाते हैं। ये शासन कला और राजनीति शास्त्र में पारंगत थे। तक्षशिला में ज्ञानोपार्जन के लिए विद्यार्थी काशी, मगध, कौशल, यहाँ तक कि अन्य देशों से भी आते थे, भले ही उन्हें कितनी भी कष्टप्रद और लंबी यात्रा करनी पड़ती हो। रोल ऑफ द टीचर। इन प्राचीन ज्ञान केंद्रों में शिक्षकों को पूर्ण स्वायत्तता होती थी, सभी पक्षों में, विद्यार्थियों के चयन से लेकर उनका पाठ्यक्रम निश्चित करने तक। जब शिक्षकों को लगता था कि शिष्यों ने संतोषजनक प्रदर्शन कर दिया है, तब वो कोर्स खत्म कर देते थे। वे जितने मर्जी विद्यार्थी भर्ती कर सकते थे और जो विषय विद्यार्थी पढ़ना चाहते थे वही पढ़ाते थे। वाद परिवाद और चर्चा ये ही पढ़ाने के मुख्य तरीके होते थे। शिक्षकों की सहायता उच्च स्तर पर आ चुके विद्यार्थी किया करते थे। नालंदा।
जब चीनी विद्वान ज़ुआनज़ैंग यहाँ आए थे तब इसे नल पुकारा जाता था। ये विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा का केंद्र होता था। विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। चीनी विद्वान आईचिंग और ज़ुआनज़ैंग ने 7th सेंचुरी सीई में यहाँ भ्रमण किया था। उन्होंने देखा कि विभिन्न विषयों पर लगभग 100 संभाषण तो वहां रोज ही हो जाते थे। ज़ुआनज़ैंग स्वयं यहाँ योग शास्त्र सीखने लगे। उन्होंने ये लिखा कि नालंदा के चांसलर शिलाभद्र उस समय के योग शास्त्र के सर्वोच्च ज्ञानी थे। लगभग हर विषय वहां पढ़ाया जाता था। विद्यार्थियों को वेदों से लेकर युद्ध शास्त्र तक की शिक्षा दी जाती थी। रोल ऑफ कम्युनिटी। प्राचीन समय में विद्या और ज्ञान को पवित्र माना जाता था और इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती थी। ज्ञान के प्रसार में योगदान करना ही सबसे बड़ा दान माना जाता था। समाज के सभी सदस्य किसी न किसी रूप में इस उद्देश्य में सहयोग करते थे। धनाढ्य व्यापारी और परिजन आर्थिक सहायता करते थे, जिसमें वो विश्वविद्यालयों को भवन और भूदान किया करते थे। इसी समय दक्षिण में अग्रहारा ऐसे ही एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। और भी ऐसी अनेक संस्थाएं थी दक्षिण में, जैसे कि घटिका और ब्रह्मपुरी। घटिका थोड़े छोटे संस्थान होते थे और अग्रहारा बड़े। ये सभी ज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा संचालित किए जाते थे और समाज से मिले दानों पर चला करते थे। मंदिर, मठ, जैन बासड़ी और बौद्ध विहार भी कुछ और ऐसे स्थान थे जहां से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था। कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा व्यवस्था आश्रमों, मंदिरों और देशी पाठशालाओं में चलती रही। मध्यकालीन समय में पुस्तकालय और मदरसे हमारी शिक्षा प्रणाली के अंग बने। पूर्व औपनिवेशिक समय में स्वदेशी शिक्षा भारत में फली फूली। ये हमारी प्राचीन औपचारिक शिक्षण व्यवस्था का विस्तार ही था। इसमें अधिकांशतः धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार किया गया। बंगाल में टोल, पश्चिम भारत में पाठशाला, बिहार में चतुष्पदी और इसी प्रकार भारत के अन्य भागों में अनेकों ज्ञान केंद्र पनप रहे थे, जिन्हें दान और सहयोग द्वारा संचालित किया जाता था। पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि दक्षिण में भी गांव के लोगों ने ऐसी ही व्यवस्था के लिए सहयोग दिया। जैसा कि हमने अब तक जाना, हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली बच्चे के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होती थी, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के ज्ञान, ताकि वो जीवन के लिए तैयार हो सके। शिक्षा का कोई मोल नहीं था और न ही वो केंद्रीकृत होती थी। इसकी जड़ें हमारी उन्नत सांस्कृतिक परंपराओं में समाहित थी, जिस कारण ये मानव के सभी आयामों का विकास करती हुई उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए पूर्ण रूप से तैयार करती थी। हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था को हमारी प्राचीन शिक्षण पद्धतियों से बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसीलिए आजकल स्कूल से बाहर का ज्ञान सीखने पर बल दिया जा रहा है। आज शिक्षाविद बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक शिक्षण पद्धतियों का महत्व समझ चुके हैं, इसलिए वे प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान को आज के समसामयिक ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। और ये लेसन खत्म हुआ। बच्चों, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। क्वेश्चन 1, Why were travelers attracted towards India? Answer: The fame of Indian culture, wealth, religions, philosophies, art, architecture, and education practices had spread far and wide in the whole world. That is why travelers from different parts of the world were attracted towards India. Question 2. What were the sources of the ancient education system? Answer: The sources of the ancient education system were the Vedas, Brahmanas, Upanishads, and Dharma Sutras. The writings of the learneds like Aryabhatta, Panini, Katyayana, Patanjali, and the medical treatise of Charak and Sushruta were also some of the other sources of learning. Question 3. What were the features of education system in ancient India? Answer:
The education system in ancient India focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. It focused on the moral, physical, spiritual, and intellectual aspects of life. Question 4. What was the role of Guru in pupils' lives? Answer. The role of Guru in pupils' lives was to work with them conscientiously to make them proficient in all aspects of learning. Now comprehension check 2. Question 1. Where did nuns and monks receive their education? Answer. Nuns and monks received their education in the monasteries or viharas. Question 2. What is Panini known for? Answer. Panini was a legendary Indian grammarian who authored one of the greatest works on grammar called Ashtadhyayi. Question 3. Which university did Xuanzang and I Ching study at? Answer. Xuanzang and I Ching studied at Nalanda University. Question 4. Which subject did Xuanzang study in India? Answer. Xuanzang studied Yoga Shastra at Nalanda University in India. Question 5. How did society help in the education of the students? Answer. Society contributed in some form or the other to help in the education of the students. The wealthy parents and the rich merchants gifted buildings and lands to universities and supported them financially also. Now, the book exercise. Question 1. Which salient features of the ancient education system of India made it globally renowned? Answer. The ancient education system of India focused on the holistic development of individual and has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary to life. This unique feature made it globally renowned. Question 2. Why do you think students from other countries came to India to study at that time? Answer. The students from other countries came to India in the ancient times because the class of education Indian universities were providing was unmatchable. The wide range of subjects offered and the expert teachers could only be found in the Indian universities. Question 3. Why is education considered a way of life? Answer. Education is considered a way of life because the focus of education should not only be on the outer dimensions of the chosen discipline but also on enriching inner dimensions of the personality so that the students have a complete learning which could help them in leading a disciplined life after realizing their inner potential. Question 4. What do you understand by holistic education? Answer. Holistic education means the holistic development of the students, both inner and outer self, thus preparing them for life. Question 5. Why do you think Takshashila and Nalanda have been declared heritage sites? Answer. Takshashila and Nalanda have been declared as World Heritage Sites by UNESCO because both played pivotal role in the spread of education in the entire world. Takshashila used to be a noted center of learning including religious teachings of Buddhism for several centuries, and Nalanda was the center of inter-civilizational dialogue. Both were famous for their high level of higher education and the expertise of their teachers. तो बच्चों, इसी के साथ आपकी बुक के सभी लेसन्स खत्म हो गए हैं। मुझे तो ये लास्ट वाला लेसन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने में सबसे ज़्यादा वक्त भी लगाया और मेहनत भी करी। आई होप आप लोगों को मेरे अपलोड से हेल्प होगी। देखते रहिए मेरा चैनल सोनियाज़ क्लासरूम अपने बाकी बुक्स के लिए। अब विदा दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार।